Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Uttarakhand becomes sixth fully literate state under Ullas scheme. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. उल्लास स्कीम है क्या पहले वो समझते हैं। उल्लास स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका लक्ष्य है एडल्ट लिटरेसी को प्रमोट करना। इसमें टारगेट ग्रुप मेनली रखा गया है 15 ईयर्स एंड अबोव वाले लोगों को जिनका समहाउ फॉर्मल स्कूलिंग मिस हो गया, उनको अब बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाना है। दैट इज द गोल अंडर उल्लास स्कीम। तो एक शब्द में कहें तो उल्लास स्कीम एम्स एट अडल्ट लिटरेसी। जो उल्लास स्कीम का लक्ष्य है इट अलाइंस विथ एसडीजी एज वेल। एसडीजी जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन हैव अडॉप्टेड दे 17 गोल्स टू बी अटेन्ड बाय 2030। तो वो 17 गोल्स हैं, उनमें से जो एसडीजी टारगेट 4.6 है, that states that every member country should ensure that youth of their country, substantial proportion of the youth, both men and women, achieve literacy and numeracy skills by 2030. तो बेसिकली एचडीजी टारगेट 4.6 के अंतर्गत जो लक्ष्य है वर्ल्ड कंट्रीज का, उसमें भारत भी एक मेंबर है। उसको हासिल करने के लिए आप कह सकते हैं एक तरीके से एचडीजी टारगेट 4.6 को हासिल करने के लिए उल्लास स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, जिसमें एडल्ट लिटरेसी पे फोकस किया जाता है। अब करंट न्यूज ये है कि उत्तराखंड हैज बिकम कंट्री 6th फुली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम। 5 बाकी जो स्टेट जिन्होंने अपने आप को फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया है वो हैं मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया एंड न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे गए थे। पहले उन्होंने विजिट किया इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन ही हैज अराइव्ड इन न्यूजीलैंड। तो ये जो विजिट है इसको हम लोग G-2 अप्रोच ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। पीएम मोदी अराइव्ड टू ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड ऑन 11th July. There he met New Zealand's Prime Minister क्रिस्टोफर लक्सन, और फिर दोनों देशों ने आपस में रोड मैप टू 2030 फाइनलाइज किया कि अगले 4 सालों में दोनों देश किस किस एरिया में कन्वर्ज करेंगे। उसको लेकर के एक रोड मैप ले डाउन किया गया है। वैसे कोई भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी फाइनलाइज नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी ने जो 3 देशों का विजिट किया है इसको अगर हम इम्पोर्टेंस वाइज प्रायोरिटाइज करना शुरू करें तो सबसे महत्वपूर्ण विजिट रहा है इंडोनेशिया का। वहाँ पे कुछ कंक्रीट एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल या अस्त्रा मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर के। उससे कम रिलेवेंट रहा है ऑस्ट्रेलिया वाला, और न्यूजीलैंड वाले में विजिट में कोई खास आउटकम निकल करके आया नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज किए गए हैं सारे के सारे नॉन बाइंडिंग हैं। बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ये जो रोड मैप ड्रॉ किया गया है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में साल 2030 तक, उसमें किन किन एरियाज पे फोकस किया जाएगा। तो फोकस विल बी ऑन स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल रिलेशंस, फोकस विल बी ऑन होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स। तो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस किया जाएगा, जेनरिक स्टेटमेंट है। दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था साल 2025 में, पिछले साल, उसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एंड आर्मी नेवल एयर फोर्स एक्सरसाइज, ये सब कंडक्ट किए जाएंगे। ट्रेड को भी एक्सपैंड किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। तो कमिटमेंट किया गया है कि समवेयर क्लोज टू 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर तक हम लोग ट्रेड को पहुंचाएंगे। जितना भी अभी ट्रेड है हमारा उसका 2 गुना ट्रेड भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहुंचाएंगे बाय 2030।
न्यूजीलैंड के करेंसी में बात करें तो 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर, इंडियन करेंसी में बात करें तो ₹35,000 करोड़। साथ ही साथ बोथ कंट्रीज आर ऑल्सो नेगोशिएटिंग in order to finalize and implement free trade agreement. रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन मेनली इंडो पैसिफिक एरिया में दोनों देश कन्वर्ज कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने बार बार आपको बताया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इन सारे देशों का लक्ष्य है कि इंडो पैसिफिक रीजन को, खासकर एशिया पैसिफिक और उसमें भी साउथ चाइना सी को रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से मैनेज किया जाए, एज पर इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, उसके हिसाब से मैनेज किया जाए। तो जब भी बात होती है रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन, जहाँ पे इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रेफरेंस होता है चाइना का और उसका अग्रेशन इन साउथ चाइना सी इन द फॉर्म ऑफ 9 डैश लाइन। तो रीजनल कोऑपरेशन में तो बात हुई है कि फोकस विल बी ऑन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर मैनेजमेंट एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन यूएनसीएलओस। साथ ही साथ ग्लोबल कोऑपरेशन में न्यूजीलैंड हैज एक्सटेंडेड सपोर्ट टू इंडियाज एम्बिशन टू हैव परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी को रिफॉर्म करने को लेकर के दोनों देशों ने कमिटमेंट दिखाया है और वहां पे न्यूजीलैंड ने एक्सटेंड किया है अपना सपोर्ट टुवर्ड्स इंडियाज एम्बिशन टू हैव परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी के अंदर 5 ही देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है। इन देशों को परमानेंट मेंबरशिप दी गई थी जब यूएनएससी बनाया गया 1945 में, विद द एम कि ये 5 रिस्पॉन्सिबल देश हैं और इनके पास वीटो पावर होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड ऑर्डर। लेकिन भारत और भारत जैसे और भी तमाम देश जैसे कि जापान, जर्मनी, ब्राजील, इन देशों का कहना है कि नाउ ग्लोबल ऑर्डर हैज चेंज्ड, नाउ देयर आर मेनी अदर responsible countries have emerged, वर्ल्ड हैज बिकम मल्टीपोलर। तो ऐसे स्थिति में सिर्फ 5 देशों को ही परमानेंट मेंबरशिप अभी तक देना, यानी कि उन्हीं पांचों को रिस्पॉन्सिबल देश की तरह ट्रीट करना, ये कहीं ना कहीं करेंट ग्लोबल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। And that is why there is a demand from countries like India, Japan, Germany that UNSC must be reformed because it does not reflect contemporary geopolitical realities. There are other more responsible countries as well. अब ये जो आइडिया है कि यूएनएससी रिफॉर्म्स की बार बार डिमांड रहती है और भारत का एक स्टैंड है कि यूएनएससी इन इट्स करेंट स्ट्रक्चर डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रोरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, इसी आइडिया का इस्तेमाल करके एपीएससी ने रिसेंटली जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया उसमें ये प्रश्न दे दिया था। पहला स्टेटमेंट काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सब्जेक्टिव का मतलब इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल आंसर तो नहीं हो सकता। कुछ देश जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से आप पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल ये तो करेंट कंटेम्प्रोरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है यूएनएससी। लेकिन भारत के स्टैंड से देखा जाए अगर तो ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट करेंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आया था एपीएससी में, इसमें ऑफ कोर्स आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया का जो स्टैंड है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उस पर्सपेक्टिव से आपको सोच करके जवाब देना था। एकदम जेनरिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप, जिसमें आप अपना इंडिया का एफिलिएशन को एक बार के लिए भूल जाएं और फिर आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो इस पहले स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव तरीके से करेक्ट या रॉन्ग कह पाना नामुमकिन है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अ वीकली, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वंस वीकली इंसुलिन इंजेक्शन। नॉर्मली हर दिन इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है, कुछ लोगों को तो दिन में 2 बार लेना पड़ता है, डायबिटिक लोगों को। लेकिन अब लॉन्च हुआ है एक नया इंजेक्शन जिसको वीक में बस 1 बार लेना है। इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायबिटिक कंडीशन के बारे में। डायबिटीज होता क्या है? ऐसा कंडीशन जिसमें ब्लड ग्लूकोज एबनॉर्मली हाई हो जाए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा काफी बढ़ जाए, ऐसी स्थिति को कहा जाता है डायबिटिक कंडीशन। डायबिटीज कंडीशन मेनली देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंसुलिन या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन।
अब ये इंसुलिन का क्या मामला है? अगर डायबिटीज जो हेल्थ कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है, इसको समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो हमें समझना होगा अबाउट इंसुलिन। एक हार्मोन से है। देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रिलीज करता है हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर होते हैं बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन, जो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होता रहता है। अब देखिए, इंसुलिन का काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और उसमें से ग्लूकोज को मिक्स किया जाता है। इंटेस्टाइन से ही वो ग्लूकोज हमारे फूड से निकल करके ब्लड के अंदर मिक्स होता है। ग्लूकोज आर नथिंग बट स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देंगे। तो हमने खाना खाया, खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां से वो फिर ब्रेक डाउन होकर के उसके छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स किया जाता है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड, मतलब जो फूड वेस्ट है जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको फीकल कंटेंट के फॉर्म में हमारा बॉडी एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है। अब ग्लूकोज आ गया हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आ गया। अब उस ग्लूकोज को पहुंचना होगा हमारे बॉडी सेल्स के पास, और बॉडी सेल्स उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे, तब जाकर के बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलेगी। अब ये काम करवाने में ग्लूकोज जो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, उनको बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब करवाने में काम करता है इंसुलिन हार्मोन, जिसको रिलीज करता है हमारा पैंक्रियास, उसका भी बीटा सेल। तो इंसुलिन यहां से आएगा, और वो इंसुलिन भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, ग्लूकोज भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, ताकि हमारे बॉडी सेल्स के लिए एनर्जी रिलीज हो। अब कुछ लोगों के अंदर होता क्या है, डायबिटिक कंडीशंस तब क्रिएट होते हैं जब या तो बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज ना हो रहा हो, या तो फिर इंसुलिन रिलीज हो रहा हो तो वो ग्लूकोज को ठीक से एब्जॉर्ब ना करा पा रहा हो। दो मुख्य तरीके के डायबिटीज देखने को मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें बॉडी का जो पैंक्रियाज है, वो उसका बीटा सेल इंसुलिन रिलीज कर ही नहीं पाता। इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून कंडीशंस के कारण भी हो जाता है कई बार। इन दिस केस इंसुलिन इज नॉट रिलीज्ड इन द बॉडी, पैंक्रियाज आर नॉट एबल टू रिलीज इंसुलिन, या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज कर पाता है, दैट इज नॉट मच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। इट जनरली इज कंजेनाइटल, मीन्स इट इज सीन बाय बर्थ। इसको प्रिवेंट करना काफी कठिन है, बट ये जनरली रेयर होता है इन कंपैरिजन विद टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज वो होता है जिसमें पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रहा है, पैंक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन वो इंसुलिन इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। दिस अराइजेस, टाइप 2 डायबिटीज अराइजेस बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल लाइक ईटिंग जंक फूड। इट इज प्रिवेंटेबल बाय मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि हेल्दी खाना खाना और एक्सरसाइज करने से टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। इन बोथ केस टाइप, अच्छा और भी कुछ डायबिटीज होते हैं टाइप 3 एंड ऑल, दे आर इवन रेयरर इन कंपैरिजन विथ टाइप 1, वो और भी ज्यादा रेयर होते हैं। बट इन बोथ केसेस या इन एनी डायबिटिक कंडीशन, पॉइंट ये है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर या तो इंसुलिन है ही नहीं, या अगर है भी तो भी वो इंसुलिन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? व्हेन इंसुलिन जो बीटा सेल से रिलीज होता है, उसका काम जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसुलिन का काम ये होता है कि वो ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, इससे एनर्जी रिलीज होता है, बॉडी को एनर्जी महसूस होती है। दूसरा, ऑफ कोर्स, ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ग्लूकोज लगातार हमारे ब्लड स्ट्रीम से निकल करके और बॉडी के सेल्स के अंदर जाकर के एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर ये दोनों चीजें होनी बंद हो जाएं, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन या तो प्रोड्यूस ही ना हो रहा हो, या इंसुलिन इफेक्टिवली काम ना कर रहा हो, दोनों केस में होगा क्या, यानी कि डायबिटिक कंडीशन में होगा क्या इंसान को? एक तो एनर्जी कम महसूस होगी,
डायबिटिक कंडीशन है तो एनर्जी कम महसूस होगी, रीजन बीइंग ग्लूकोज बॉडी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, तो एनर्जी कम महसूस होगी। और दूसरा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज का या शुगर का कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया इसको कहते हैं। और उसके बाद वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है, बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो इंसुलिन का मेन काम यही होता है कि वो हमारे ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम के अंदर से एब्जॉर्ब कराए और बॉडी सेल्स को एनर्जी रिलीज करवाए। अब थोड़ी बात यहां पे और समझ लीजिए, होता क्या है कि मान लीजिए बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन है जो काफी फंक्शनल भी है, तो बॉडी का जो भी ग्लूकोज है ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको एब्जॉर्ब करा करके बॉडी सेल्स तक पहुंचा दिया गया। लेकिन अगर जो एडिशनल ग्लूकोज बच जाता है, डिस्पाइट फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द बॉडी सेल्स, उनको एनर्जी मिल गई ग्लूकोज एब्जॉर्ब करके, उसके बावजूद भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर एडिशनल ग्लूकोज बच जाता है तो ये इंसुलिन क्या करता है, देखिए ये इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा देता है इन आवर लीवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल by helping cells to absorb glucose and release energy, एंड एक्सेस जो ग्लूकोज रहता है उसको स्टोर कराता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। और ये ग्लाइकोजन बहुत यूजफुल होता है इन केस ऑफ फास्टिंग। जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, देखिए जैसे हमने खाना खाया, खूब सारा खाना खाया, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स हुआ। अब उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने में काम करेगा इंसुलिन विच इज रिलीज्ड बाय पैंक्रियास, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास। तो सेल्स में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, और एनर्जी मिल गई। जो एडिशनल ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर के अंदर स्टोर करा देता है इंसुलिन, और हमारे मसल्स के अंदर भी स्टोर करा देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में इंसुलिन। ये जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो गया है ये बाद में काफी काम आता है। जैसे हमने फास्टिंग की 16 घंटे तक, 18 घंटों तक, या 24 घंटे तक कभी खाना नहीं खाया, तो उस केस में बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, बॉडी को लो एनर्जी महसूस हो सकती है। उस केस में क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर स्टोर्ड है वो रिलीज होता है, और वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर फिर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाता है, जिससे फिर हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ मसल्स को जो ग्लाइकोजन मिला था वो मसल्स अपने उस ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। तो पॉइंट ये है कि इंसुलिन बड़े काम करता है। इंसुलिन जो बीटा सेल से रिलीज होता है वो बड़े काम करता है हमारे बॉडी में। पहले तो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाया एनर्जी के लिए, उससे एनर्जी मिली, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया के कंडीशन को अवॉइड किया। साथ ही साथ जब हम एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको स्टोर कराया हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ये ग्लाइकोजन जब हम फास्टिंग करते हैं तो लीवर से रिलीज होता है और फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट को सब्सटेंशिएट करता है, जिस कारण से हमारी फास्टिंग के दौरान भी एनर्जी बनी रहती है, ब्लड शुगर की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है। तो बेसिकली ग्लाइकोजन रिलीज्ड फ्रॉम आवर लीवर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग फास्टिंग। यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें वीक में एक बार फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। उससे क्या है, लीवर बेहतर रहता है, लीवर का ग्लाइकोजन टाइम टू टाइम रिलीज होता है फास्टिंग करने से। कई सारे लोग तो हर दिन 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, कम से कम 8 घंटे के विंडो में खाते हैं और 16 घंटे फास्टिंग रखते हैं। उससे क्या है कि लीवर फंक्शनल बना रहता है। तो आफ्टर ए मील फूड हमने खाया, ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, लीवर और मसल स्टोर्स दिस एक्सेस ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, एंड दिस glycogen is broken into glucose in the case of fasting। इससे क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड, और मसल के पास जो अपना ग्लाइकोजन था वो
मसल खुद ही इस्तेमाल करता है। मसल वाला ग्लाइकोजन इज नॉट रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम। अब करंट न्यूज पे आते हैं। तो हमने डायबिटीज के बारे में समझा और डायबिटीज किन कारणों से होता है, इंसुलिन हार्मोन से उसका लेना देना है, वो भी हमने रिलेशन समझा। अब हम करंट न्यूज पे आते हैं। डेनमार्क की एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ वीकली, एक इंसुलिन इंजेक्शन है। बेसिकली इसमें इंसुलिन आइकोडेक इस्तेमाल किया जाएगा और जिस ब्रांड नेम से ये इंसुलिन इंजेक्शन रिलीज किया जा रहा है उसका नाम है अ वीकली। इसका नाम अ वीकली इसलिए है क्योंकि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के लोग जो हैं अब वो सिर्फ इस इंसुलिन इंजेक्शन का वीक में एक बार भी इस्तेमाल करके अपने बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि एक्सेसिव ग्लूकोज कंटेंट से बच सकते हैं। तो बेसिकली दिन में एक बार या दो बार इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था, टाइम टू टाइम इंसुलिन इंसर्ट करना पड़ता है। देखिए, जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या करना होगा टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को? बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना होगा बॉडी वैसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब हर दिन एक या दो बार इंसुलिन इंजेक्ट करने के बजाय वीक में एक बार इंसुलिन इंजेक्ट करने से भी काम चल जाएगा। ये नया तरीके का इंसुलिन बनाया है नोवो नॉर्डिस्क ने, जिसका नाम है आइकोटेक। जिस ब्रांड नेम से बिकेगा वो है आई वीकली, अ वीकली। इसको भारत में अप्रूवल दे दिया है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि साल में 365 इंजेक्शन के बजाय सिर्फ 52 इंजेक्शन से ही काम चल जाएगा। ये अ वीकली काम कैसे करेगा? अ वीकली के अंदर जो इंसुलिन आइकोडेक है, ये इसकी मेन खासियत ये होगी कि हमारे ब्लड के अंदर एल्बुमिन जो होता है उससे जाकर के अटैच हो जाएगा। इस इंसुलिन आइकोडेक ये जाकर के एल्बुमिन से अटैच हो जाता है, ब्लड प्रोटीन जो ब्लड स्ट्रीम में होता है, और फिर एल्बुमिन से अटैच हो गया और ये धीरे 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 रिलीज होता है, स्टीडी रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। इस कारण से एक बार इंजेक्शन लेने के बावजूद भी एक वीक तक हमारे बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन रिलीज होता रहेगा, बिकॉज इट इज अटैच्ड विथ एल्बुमिन एंड नाउ इट इज गेटिंग रिलीज्ड इन अ वेरी स्टीडी मैनर, धीरे धीरे। सो दैट इज हाउ फॉर 1 वीक इट वुड बी इफेक्टिव, इसीलिए इसका नाम है अ वीकली। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मगर क्रोकोडाइल डाइंग ड्यू टू पेप्टाइड अल्ड्रीन। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मगर क्रोकोडाइल ऑल्सो नोन एज मार्स क्रोकोडाइल, क्योंकि मार्सी एरियाज में जनरली पाया जाता है, फ्रेश वाटर रिवर लेक या मार्सेज में ही ये मगरमच्छ पाए जाते हैं। कार्निवोरस होता है, IUCN में इसको कैटेगराइज किया गया है एज वल्नरेबल। साइट्स में इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। अगर मगरमच्छ की हम बात करें तो भारत में तो ये इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल में मिलते हैं। जहाँ पे भी फ्रेश वाटर रिवर होगा उसके आसपास में मार्सी एरिया में मगरमच्छ मिलते हैं। भारत में 3 क्रोकोडाइल स्पेसीज पाए जाते हैं। मगरमच्छ के अलावा घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल आर जनरली फाउंड इन डीप रिवर्स। चंबल और सोन नदी में ज्यादातर घड़ियाल पाई जाती है और ये डीप वाटर में रहना प्रेफर करते हैं। घड़ियाल आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और तीसरे हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, ऑफ कोर्स नाम ही है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे खासकर जो कोस्टल एस्चुरीज हैं उड़ीसा कोस्ट का, वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा सुंदरबन रीजन में भी पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल के। उसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आर लीस्ट कंसर्न इन IUCN रेड डेटा बुक। तीनों के तीनों को शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन मिला हुआ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। करंट न्यूज इज विथ रेस्पेक्ट टू मगरमच्छ, मगर क्रोकोडाइल। एक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा था राजस्थान और उसके आसपास के एरियाज में, कोटा शहर के आसपास, जिसका नाम है अल्ड्रीन। अल्ड्रीन इज अ बैंड पेस्टिसाइड। उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस कारण से पता चला कि कोटा के पास से बहने वाली नदी चंद्रलोई रिवर में कई सारे मगरमच्छ मारे गए बिकॉज ऑफ दिस एल्ड्रीन पेस्टिसाइड। इसी कारण से मगरमच्छ इन न्यूज। ऑल्ड्रीन पेस्टिसाइड के बारे में ही समझ लीजिए। इट इज अ बैंड पेस्टिसाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको बैन इसलिए किया गया बिकॉज इट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट एक्यूमुलेट्स इन द फूड चेन। एनिमल्स के अलावा ह्यूमन बॉडी में भी इंटर कर सकता है एंड इट कैन हैव सीरियस इंपैक्ट ऑन नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ।
मगरमच्छ की इस एल्ड्रीन के कारण डेथ हो रही है। ऑल्ड्रीन इज ऑलरेडी बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज मैंने कोई मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया है। मंडे से ऑलरेडी हमने देखा है, प्लान किया है कि दो दो मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज सैटरडे है तो आज हमने कुछ ब्रेक ले लिया है, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लिया है। ब्रह्मबरन टेम्पल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज सेंट्रल डीटी इज नॉट लॉर्ड विष्णु बट लॉर्ड शिवा। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, लेकिन कजाकिस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही, लेकिन दूसरा गलत है। रीजन बीइंग आजकल के जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो लिटिल एम्फेसिस ऑन इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, इस कारण से गलत हो गया है। भारत और चाइना का ट्रेड जो है वो $150 बिलियन के आसपास है, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 मुझे लगता है जो भारत का एक्सपोर्ट है वो $20 बिलियन है, और चाइना का जो एक्सपोर्ट है भारत के लिए वो $130 बिलियन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है 4, उसके बाद है 3, ये $130 बिलियन है। ट्रेड डेफिसिट $110 बिलियन के आसपास है, और इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना $20 बिलियन के आसपास है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।